लेकिन अभी मैं आपको क्लासिकल अर्थशास्त्र क्या है इसमें देखो। वैसे तो क्लासिकल अर्थशास्त्र का फादर एडम स्मिथ को आप मान सकते हो, फिर डेविड रिकार्डो आता है, हेवर्लर आता है, बहुत सारे आते हैं। और एक को मिला के एक फ्रांसीसी चिंतक जिसका नाम था जेवी से। तो जेवी से ने एक सेज लॉ, एक जेवी से है, उसने एक सेज लॉ चलाया था। सेज लॉ का मतलब है सेज कानून। ये सेज लॉ कहता था कि बाजार है वह स्वाभाविक, बाजार अपना संतुलन स्वयं करता है। एक टर्म का यूज हुआ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। तो बाजार आंतरिक संतुलन पर आधारित है, आंतरिक संतुलन पर आधारित, आंतरिक संतुलन पर आधारित है कि आखिर बाजार हुआ आंतरिक संतुलन पर कैसे आधारित है। क्या ऐसा फैक्टर था जो बाजार में आंतरिक संतुलन के रूप में काम कर रहा है, तो जरा आप गौर करें। अब ये आंतरिक संतुलन के रूप में यह काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है बाजार का जो लॉस है। चल रहा है कि जैसे देखो, एक है उत्पादक, उत्पादक या आप ऐसे कहिए कोई भी उत्पादन, उत्पादन का अंश क्या है। जैसे इसमें एक पार्टी है, वो है निवेशक। ठीक है, तो निवेश करता है, जिसको पूंजीपति आता है, जो इन्वेस्टमेंट, निवेशक। एक पूंजीपति है जो निवेशक है, जो निवेश करता है। दूसरा है जो उत्पादन में हिस्सा लेता है। ओके, इसका यह मानना है कि जो उत्पादन है, जैसे उत्पादन है, उस उत्पादन में तो मैं इसको हटाता हूँ, यही डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसका मानना है कि जैसे उत्पादन में अब जो उसका मुनाफा होता है, जो उत्पादन में मुनाफा होता है, यानी जो भी उसका टोटल प्रोडक्शन होता है, जो उसका बाजार वैल्यू है, वह उसका एक बड़ा अंश तो निवेशक के पास चला जाता है, निवेशक, और उसका एक अंश चला आता है श्रमिक एवं उपभोक्ता के पास, श्रमिक एवं उपभोक्ता के पास, उपभोक्ता के पास चला जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगी, लेकिन आप ध्यान से सुनना, कोई ऐसा। अब ये सेज लॉ या जो क्लासिकल अर्थशास्त्र वो मान के चलता है कि फिर तो हम मान के देखो, दो तरह की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पहले चल रहा था क्लासिकल अर्थशास्त्र, उसको कहते हैं हम, उसके एक टर्म आता है सप्लाई बेस्ड, मतलब आपूर्ति पर आधारित पद्धति। आपूर्ति पर आधारित पद्धति का मतलब इसका कहना है कि केवल आपको सप्लाई करना है, आप प्रोडक्शन करिए, प्रोडक्शन अपनी मांग का सृजन स्वयं करें। क्योंकि जब कोई प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन एक दूसरे प्रकार की मांग को जन्म देता है। अब उसका देखो सिंपल सा थियरी है कि आप प्रोडक्शन करोगे तो उसमें दो कंटेंटर होगा, एक निवेशक होगा, श्रमिक होगा, श्रमिक उपभोक्ता भी होगा। उपभोक्ता भी तो कुछ ना कुछ श्रम कर रहा होगा, या तो निवेशक के रूप में या फिर, तो मतलब कुल मिलाकर यही दो कंटेंटर आते हैं। तो ये जब दोनों आते हैं तो ये प्रोडक्शन, ये निवेश करते हैं, ये भी अपना श्रम लगाते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होगा, जो जिसका बाजार वैल्यू जो होगा, तो उसमें ये कहना है कि आप केवल उत्पादन करिए। जब उत्पादन होगा तो उत्पादन वहां पर कुछ लोगों को इन्वॉल्व करेगा प्रोडक्शन में। मतलब जैसे अगर उत्पादन होगा तो उत्पादन में आप लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उससे परचेजिंग पावर आएगा, तो फिर वस्तुओं की खपत भी हो जाएगी। और उसका यह मानना है कि अब जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन का जो भी मूल्य है, वह मूल्य जो बाजार वैल्यू है, वो तो कुछ तो इसके पास चला गया और एक बड़ा भाग इसके पास चला आया। तो इसका यह कहना है कि आप चिंता ना करें, अब इसकी रकम मांग के रूप में, यानी उपभोग के रूप में, और इसकी रकम निवेश के रूप में फिर बाजार में दोबारा आ जाएगी, और फिर दोबारा उत्पादन होगा, क्योंकि ये खपत करेगा और निवेशक है वो फिर निवेश करेगा। तो फिर जो रकम गई है वो रकम फिर वापस आ जाएगी बाजार। तो उसने टोटल कहा कि जो किसी नेशन का जो एग्रीगेट इनकम है, वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर, किसी नेशन का एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है। फिर वह इनकम लौटेगा, फिर वो डिमांड क्रिएट करेगा, फिर उसी तरह से रोजगार मिलेगा और संतुलन पर चलेगा। तो ये बड़ा ही आदर्श थियरी वो दे रखी थी, और ये थियरी एक लंबे समय से चली आ रही थी। लेकिन जब 1929 तक देखा गया कि 25% बेरोजगारी हो गई है, लोग बेरोजगार होकर घूम रहे, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों या अरब के विकसित देशों, ये सभी के सभी रोजगार की खोज में इधर उधर घूम रहे। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। जब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से पूछा गया, या उनसे अगर पूछा जाए तो उस ग्रुप के थे कि भाई बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आप तो कह रहे हो कि भाई जब उत्पादन होगा तो रोजगार सृजन होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक्चुअली होता यह है कि बीच में सरकार आगे आ जाती है और वो अर्थव्यवस्था में नाहक हस्तक्षेप करने लगती है, जिस वजह से ये डिस्टॉर्शन हुआ। तो कैसे? उनका कहना है कि देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, मशीनरी बदल जाती है, या प्रोडक्शन का रुख बदल जाता है, या मार्केट में थोड़ी बहुत उथल पुथल आ जाती है। इन सभी का परिणाम होता है कि उसकी मांग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा, मतलब उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, थोड़े समय के लिए सीजनल होता है। तो वैसी स्थिति में जब जिसमें मांग कम होगी तो मूल्य कम हो जाएगा, और मूल्य कम हो जाएगा तो मजदूरों का वेतन भी कम हो जाना चाहिए। ओके, और फिर मांग जब रिज्यूम करेगी, फिर जब बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा, फिर मजदूरों का वेतन बढ़ जाना चाहिए। तो मजदूरों के वेतन में फ्लक्चुएशन होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनका कहना था कि मजदूरों को अब क्योंकि मतदान की शक्ति मिल गई, मताधिकार मिल गया, और जब सोवियत रूस की क्रांति हो गई तो मजदूरों में एक प्रेरणा भी आई, और यूरोप में, पश्चिमी यूरोप के मजदूर ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो जब उनकी तनख्वाह काटने की बात होती है तो वह सड़क पर आ जाते हैं।
इसलिए सरकार डर जाती है, क्योंकि इनके पास अब मतदान की भी शक्ति है, तो सरकार इसलिए डरती है कि अगर इनको हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो सरकार को भी गिरा देंगे। इसलिए इनका तनख्वाह नहीं काटा जाता है, और जब इनका तनख्वाह नहीं कटेगा तो आप या तो इनका तनख्वाह काटोगे तो फिर नए रोजगार सृजन होंगे, इनका तनख्वाह नहीं काटोगे तो इतने ही मजदूर इतने पैसे ले लेते हैं कि फिर पूंजीपति दूसरे श्रमिकों को रोजगार दे नहीं सकते। इसलिए बेरोजगारी आई है। छोड़ दीजिए अर्थव्यवस्था को अपने हाल पर। जब अर्थव्यवस्था को छोड़ देंगे तो फिर अर्थव्यवस्था अपना एडजस्ट कर लेगी। तब तक यहाँ खर्च में कटौती करिए, मजदूरों का तनख्वाह कम करिए, बाकी बात। उसी समय केन्स का आगमन हुआ। केन्स ने कहा कि देखिए आपका पूरा तरीका ही गलत। उसका कहना था कि देखिए बाजार में एक चीज बड़ी जरूरी होती है जिसको आपने नहीं देखा है, वो है एनिमल स्पिरिट। वो है एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट से उसका आशय यह है कि देखो कि जो एनिमल स्पिरिट होता है वह यह होता है कि जब आप लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, निवेश को भी निवेश करने का उत्साह है। उसका कहना है कि जब भी बाजार में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो लोग फिर जो उपभोक्ता है वह भी वस्तुओं को खरीदने से डर जाते हैं। सभी चाहते हैं कि हम रकम लें, यानी पैसे को रखें अपने पास, पैसे को बचा कर रखें दुर्दिन के लिए, क्योंकि ये पैसे निकल जाएंगे। जब तक उनको आगे का इनकम नहीं दिखता है तब तक वो बाजार से पैसे नहीं निकालते। इधर जो निवेशक है वह भी भले ही अपने पैसों के बिछावन पर सोए रहेंगे, लेकिन वह बाजार में निवेश करने नहीं आएंगे, क्योंकि अब उन्हें डर हो गया है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा यह रकम ही फोर्फिटेड हो। उसमें क्या होता है कि उस समय अब सरकार को स्वयं आना चाहिए और ये एनिमल स्पिरिट को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो एनिमल स्पिरिट है वो एनिमल स्पिरिट को सरकार को प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि जब तक वह वातावरण नहीं निवेश का बनेगा तब तक न निवेशक आएंगे खर्च करने, न उपभोक्ता आएंगे। दोनों डरे हुए, दोनों पैसे को बचा कर रखेंगे, तो मांग सृजन नहीं होगा। तो अब सरकार को क्या है, तो सरकार को लाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि जो पहले मिनिमल गवर्नमेंट की बात की, छोटी सी सरकार, अब छोटी सी सरकार के बजाय हो गई मैक्सिमल गवर्नमेंट। सरकार की शक्ति बढ़नी ही बढ़नी तय है, क्योंकि अब सरकार छोटी नहीं रह सकती। पहले कहा जाता है कि सरकार का काम है केवल लॉ एंड ऑर्डर देखना, इकोनॉमी को बाजार पर छोड़ना। अब सरकार आ रही है इकोनॉमी में हस्तक्षेप करने। कैसे? तो अब सरकार को मांग प्रबंधन करना होगा। द गवर्नमेंट हैज टू डू डिमांड मैनेजमेंट। तो अब सरकार को मांग प्रबंधन करना होगा। तो सरकार के पास कौन से हथियार है मांग प्रबंधन के लिए? एक है कर। मांग प्रबंधन के लिए उसके पास एक हथियार है कर व्यवस्था। दूसरा हथियार है वह है सरकारी व्यय। सरकारी व्यय, सरकारी खर्च। तो व्यवस्था में उनका ये कहना है कि इसमें बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जब मार्केट में मांग कम हो तो सरकार खर्च लेकर आ गया। अब वर्तमान बजट को देखिए, आपको स्पष्ट हो। मॉनेटरी भी एक रास्ता है, लेकिन इसको कहते हैं फिस्कल। इसी के लिए टर्म आया राजकोषीय नीति, जो आप सुनते हो आज राजकोषीय नीति। ये राजकोषीय नीति का जन्मदाता यही है, फिस्कल पॉलिसी। हम इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। और ये फिस्कल मीन्स क्या है? तो दो है, एक तो सरकारी खर्च है, दूसरा कर प्रणाली। मतलब उसका कहना है कि जब सरकार यह देखे कि बाजार में मांग कम हो गई तो फिर सरकार को चाहिए कि सरकार तुरंत अपना खर्च बना दे, या कैसे करे तो ब्रिज बनाए, सड़कें बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करे, जिसमें जब इनका निर्माण करेगा तो प्रत्येक जो निर्माण कार्य है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन सरकार को इमीडिएट करना पड़ेगा। और दूसरा, वह कर की राशि कम कर, जैसे अब देखते हो इनकम टैक्स कम कर दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर दिया, या ऐसी चीज़ें अगर कम कर दी तो लोगों में खर्च करने का उत्साह होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कदम तो उठाया है जिसमें तुम देखते हो फिस्कल डेफिसिट को 9.5% तक करने की बात। लेकिन जब इसकी बात है तो इसमें सरकार पीछे हट गई, कहा कि हम नए कर नहीं बढ़ा रहे, यही आपको बहुत कर रहे हैं, कोविड टैक्स लगाते। तो अब कर प्रणाली इसमें अगर कटौती हो जाए तो फिर और होगा कि लोगों के पास परचेजिंग पावर आ जाए, और परचेजिंग पावर लोगों के पास आ गया फिर क्या कहना है, लोग बाजार में वस्तुएं खरीदेंगे, और सरकार जब खुद आगे बढ़ रही है तो बाजार तक उठ जाएगा। तो उनका कहना है कि इसका परिणाम होगा मांग बढ़ेगी। ओके, तो आप इससे फार्मूला बड़ा सिंपल सा दिया कि मांग में वृद्धि होगी, और जब मांग में वृद्धि तो मूल्य वृद्धि, और मूल्य वृद्धि तो फिर रोजगार संवर्धन, और रोजगार संवर्धन के बाद फिर मांग में वृद्धि। जब रोजगार संवर्धन होगा तो फिर मांग में वृद्धि होगी। उसका कहना था कि पूरा साइकिल बन जाए कि मांग में वृद्धि होगी, उससे रोजगार मूल्य बढ़ेगा, मूल्य से फिर सॉरी उत्पादन, एक बीच में सीरीज छूट गया, सॉरी, मूल्य वृद्धि और उत्पादन वृद्धि। उत्पादन वृद्धि होगी तब फिर रोजगार संवर्धन, तब यहाँ पर फिर रोजगार संवर्धन, रोजगार संवर्धन, मांग वृद्धि और मांग वृद्धि, फिर मूल्य वृद्धि, फिर रोजगार संवर्धन, और फिर यू कैन से मांग में वृद्धि। इस साइकिल घूमता जाएगा जब तक पूर्ण रोजगार, कंप्लीट इंप्लॉयमेंट। लेकिन जब कंप्लीट इंप्लॉयमेंट की स्थिति आएगी तो फिर क्या होगा, इतनी अधिक मांग बढ़ जाएगी, इतना ज्यादा मांग बढ़ जाएगी, इतना अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी, अर्थव्यवस्था पर एक अस्फीतिकारी प्रभाव पड़ने लगेगा। तो सरकार को सिंपल सा फार्मूला अपनाना है, सरकार को उसी समय अपनी कर में वृद्धि कर ले और सरकारी खर्च में कटौती कर ले, तो फिर संतुलन हो जाएगा, और इस संतुलन के आधार पर बाजार
है कि पहले फेज में जब उसको खर्च में कटौती करनी थी, सॉरी खर्च को बढ़ाना था और कर में कटौती करनी थी, तो वहाँ पर तो उसका बजटीय घाटा बढ़ता, जिसको आप कहोगे राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसने खर्च ज़्यादा कर दिया और कर कम आ रहा है। तो केस ने उसका तरीका बताया कि जब मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जब इकोनॉमी हीटेड हो जाए, जब वहाँ पर हीटिंग इम्पैक्ट आने लगे, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप दूसरे वाले फार्मूला को अपना लीजिए। उसने कहा कि आप उसको एक साधारण सा तरीका करिए कि आप मांग को में सीधा कम करने के लिए सरकारी खर्च को कम करके और कर को बढ़ाएंगे, उसी समय आप कर वसूल करके राजकोषीय घाटा को पूरा करेंगे। तो एक तरफ राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, फिर कंप्लीट होगा, मांग बढ़ेगी, फिर मांग कम होगी, मुद्रास्फीति आएगी, फिर मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो लेकिन उस समय उसके कुछ समकालीन अर्थशास्त्री थे, इसमें फ्रेडरिक हायेक है। तो अभी मैं आप बता दूं कि अभी वो एक मिल्टन फ्रीडमैन भी अच्छा जूनियर था उसे। ये सब आज की जो नव उदारवादी आर्थिक नीति है, ये नव उदारवादी आर्थिक नीति के जनक है। तो मिल्टन फ्रीडमैन थोड़ा बाद में आया, जो फ्रेडरिक हायेक है उससे 16 वर्ष छोटा है, उसी के समय का है। तो वो ऑस्ट्रियन स्कूल से था और बाद में फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को ज्वाइन किया था। उसने कहा कि लेकिन ये जो आप फार्मूला बता रहे हो तो बड़ा रिस्की फार्मूला है, इसमें तो मुद्रास्फीति आएगी और अर्थव्यवस्था तो लॉन्ग टर्म में चलकर लॉन्ग रन में अर्थव्यवस्था और इसका बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। उसी में जॉन मेनार्ड केन्स का वो फेमस कोटेशन आया कि डोंट टॉक अबाउट इन फ्यूचर ऑल आर डेड, माने भविष्य में क्या होगा, पहले वर्तमान को बचा। इसका सटीक फार्मूला था। तो इसलिए जो पूंजीवाद का विकास किया वह पहले आपूर्ति पर आधारित पूंजीवाद था या मांग पर आधारित पूंजीवाद का विकास किया। और इसके पूंजीवाद के बारे में कहा जाता है कि समाजवाद से इसने कुछ चीजों को चुरा लिया, क्योंकि पहले पूंजीवाद का बल था लेसेज फेयर, मुक्त अर्थव्यवस्था। अब इसने अर्थव्यवस्था को मुक्त नहीं रहने दिया। क्यों? क्योंकि अब राज्य आ गया, सरकार आ गई, सरकार स्वयं मांग का प्रबंधन करने लगी, तो अब अर्थव्यवस्था का पूंजीवाद का स्वरूप बदल गया। वह राजकीय हस्तक्षेप पर आधारित अर्थव्यवस्था बन गई, जो समाजवाद के निकट प्रतीत होने लगी। बहुत सारे पूंजीवादी अपसेट हो गए, यह तो कहीं ना कहीं सोवियत रूस के मॉडल को लागू करने का प्रयास कर रहा है। इससे सरकार ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और लोगों की स्वतंत्रता का हनन करेगी। मिनिमम गवर्नमेंट की जगह मैक्सिमम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी बड़ी सरकार का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मध्य वर्ग को इतिहास में पसंद पीछे नहीं रहा। इतिहास के इस मोड़ पर पूंजीवाद को बचाने के लिए उन्हें केनेसियन अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ा। और मैंने आपको बताया कि पहले तो उसने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताया, और प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बाद उसने देखा कि जब तक इसको थियोरेटिकल बेसिस नहीं देंगे, क्योंकि जब इसका सैद्धांतिक आधार नहीं देंगे, तब तक अर्थशास्त्री कन्विंस नहीं होंगे हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द थियरी ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको उसका नाम दिया है, द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक का नाम तो 1936 में इसने लिखा था, और इसमें उसने इस थियरी अपना जो ये डॉक्ट्रिन है उसको थियोरेटिकल आधार भी दिया। आगे इसको नोबेल प्राइज मिला अर्थशास्त्र। और इस अब देखोगे ये केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स का जो नव, इसका नाम केनेसियन अर्थशास्त्र लंबे समय तक था। तो ये आपने देखा किस प्रकार से। अब इसी फार्मूला को व्यवहार में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अपनाया है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वैसे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 टेन्योर से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उस समय होते थे, ज्यादा भी 2 से ज्यादा का उनको छूट थी, तो 4 बार वो प्रेसिडेंट बनते थे। 1932 में जब उनका प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक वो रहे थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका डेथ हुआ है। तो 1932 में जब प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, तो उसके बाद उसने सबसे पहली चुनौती दी कि हम यूएसए को मंदी से, एक चक्र से मुक्त करेंगे। और तब उसने एक नीति को लागू किया था, उस नीति का नाम है, उसने न्यू डील नीति की घोषणा की। न्यू डील नीति की घोषणा की। वो न्यू डील नीति क्या है? उसने, उसका हिंदी में नाम है नए व्यवहार। इसमें उसने एक, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट, इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट, इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट को 1933 में लागू किया था। और 100 दिनों का सुधार, इसको 100 दिनों के सुधार के नाम से, भी जाना जाता है। इसे दैट इज कैरेक्टराइज्ड एज 100 डेज रिफॉर्म्स। इसको 100 डेज रिफॉर्म्स का नाम दिया जाता है। इसने 100 दिनों की सुधार की पद्धति को लागू किया। अब जो जॉन मेनार्ड केन्स ने थियरी में किया था, इसने प्रैक्टिस में लागू किया। कैसे? इसने रोजगार संवर्धन के लिए कितने तरह के कदम उठाए। एक तो पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को एक्टिवेट कर दिया और व्यापक निर्माण कार्य हुआ। सड़कें बने, नहर बना, उसके बाद हाउसिंग बनी। एक्चुअली पहले सभी अमेरिका में भी मैं आपको बताऊं कि पहले स्लम एरिया हुआ करता था, लेकिन स्लम को मॉडर्न हाउसिंग प्लानिंग में डालने का काम यही न्यू डील पॉलिसी ने किया। और फिर उसने एक टेनेसी घाटी परियोजना लाई। टेनेसी घाटी परियोजना जैसे उसी पर हमारा ये भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना बनी हुई थी। तो उसने टेनेसी घाटी परियोजना लाई। उस परियोजना में, जिसको बहुउद्देशीय योजना आप कहते हो, जिसमें कि आप देखते हो कि बिजली उत्पादन, नेविगेशन, बहुत सारे फॉरेस्टेशन, बहुत सारे फैक्टर था। फॉरेस्टेशन उस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं था, अब हो गया। तो उस तरह की योजना उसने लाई। उसमें करीब 20,000 लोगों को उसने रोजगार दिया। फिर उसने किसानों को सब्सिडीज दी। जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, जो रोजगार युवक, उनको उसने, रोजगार नहीं है तब तक उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। मुख्य उद्देश्य क्या था कि पर्ची आप करिए, मजदूरों को रोजगार दिया। ये सब राजकीय खर्च पर किया और उसने स्टेट की इंटरवेंशन को बढ़ा दिया। अब अगर थोड़ा तुम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका बहुत बड़ा रिपरकशन हुआ है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। बहुत बड़ा प्रभाव यह हुआ कि
उस समय इस कारण से राज्य की केंद्र की शक्ति बढ़ गई। जैसे आप तो संयुक्त अमेरिका में संघीय व्यवस्था देखते हो ना, तो संघीय व्यवस्था में तो राज्य को बहुत ज़्यादा अधिकार था। लेकिन केंद्र ने जब इसने इस योजना को लागू किया, न्यू डील पॉलिसी को, तो इसने तो पूरी इकोनॉमी का नियमन करना शुरू कर दिया। दूसरी बात है कि आपको वहाँ पर देखते हो चेक एंड बैलेंस, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव चैम्बर है एंड जुडिशियरी। तो तीनों के बीच रोक और संतुलन है, और जुडिशियरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बनाया गया है। तो जब शुरू में उसने ये नीति लाई थी, तो जुडिशियरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा था कि नहीं, ये तो अधिकारिता का हनन है, ये तो बैलेंस ऑफ पावर के खिलाफ, ये तो जो चेक एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच जो एक चेक एंड बैलेंस है, वो तो टूट जाएगा इससे। इतनी शक्ति तो उसने पहले में रिजेक्ट कर दिया था इसके न्यू डील को। लेकिन तब है संयुक्त अमेरिका में, आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जजेज का नंबर फिक्स करता है एग्जीक्यूटिव। तो उसने कहा था, उसने चेतावनी दी जुडिशरी को कि अगर आप हमारे सुधार के रास्ते में आएंगे तो आपके नंबर्स को फिर पैक कर देंगे। मतलब क्या है कि मैं आपके नंबर्स को बढ़ा देंगे। उसमें 9 जजेस थे, 9 जजेस थे, तो वही 30 नंबर्स को हम बढ़ा सकते हैं। जुडिशरी ने फिर इसका रास्ता छोड़ दिया और उसने सुधार किया। तो एग्जीक्यूटिव का पावर बढ़ गया, सेंटर का पावर बढ़ गया, मिनिमम गवर्नमेंट का मैक्सिमम गवर्नमेंट आ गया। ये सारे संवैधानिक सुधार इस न्यू डील पॉलिसी के समय हुए हैं। और सबसे बढ़कर स्वयं पूंजीवाद का चेहरा बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया। अब पूंजीवाद लोक कल्याणकारी कार्यों से जुड़ सका। तो न्यू डील पॉलिसी का एक फायदा यह भी है, मैं आपको बताऊं, या केनेशियन अर्थशास्त्र, केनेशियन अर्थशास्त्र एवं न्यू डील, न्यू डील, केनेशियन अर्थशास्त्र एवं न्यू डील। ओके, अब इसका आर्थिक प्रभाव राज्य हस्तक्षेप पर आधारित पूंजीवाद। ये पूंजीवाद उस पूंजीवाद से अलग है जिसको आप क्लासिकल अर्थशास्त्र या एडम एथिक्स का पूंजीवाद कहते हैं। आगे अगर समाजवादी ढांचे के समक्ष, इसको आप याद रखना, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। मुझे यही डर है कि दूसरे टॉपिक को पहुंचने से पहले आप पहले वाले को ना भूल जाओ। तो एक आर्थिक प्रभाव, दूसरा राजनीतिक प्रभाव। पहला है आर्थिक और दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में आप देखिए कि नव पूंजीवाद, नव पूंजीवाद, नव पूंजीवाद के द्वारा सोवियत रूस का सफलतापूर्वक, सोवियत रूस का सफलतापूर्वक मुकाबला, सफलतापूर्वक मुकाबला, सोवियत रूस का सफलतापूर्वक मुकाबला। दूसरा और तीसरा क्या है कि संबंध, छोटी राज्य की जगह, छोटे राज्य की जगह बड़े राज्य, छोटे राज्य की जगह बड़े राज्य, छोटे राज्य की जगह बड़े राज्य। ये तीन देखो, इसका तीन इंपैक्ट आपको दिखेगा। जो संवैधानिक है, इसको कहते हैं छोटे राज्य को मिनिमल गवर्नमेंट और बड़े राज्य को मैक्सिमल गवर्नमेंट। यहाँ राजनीतिक प्रभाव में देखोगे नौ पूंजीवाद। नौ पूंजीवाद से मेरा आशय यह है कि अब पूंजीवाद वह नहीं है जो राज्य को एक लेसेज फेयर स्टेट या नाइट वॉचमैन की तरह, केवल एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह, एक कह सकते हो एक निष्पक्ष दृष्टा के रूप में राज्य खड़ा है। अब राज्य मजदूरों का हेल्प करने के लिए खड़ा है, वो मजदूरों की सहायता करने के लिए खड़ा है। अब राज्य के द्वारा बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। राज्य को तो खर्च करना है, तो खर्च करने का कुछ न कुछ बहाना चाहिए। और जब राज्य जब खर्च करने के लिए तैयार है, जब श्रमिकों को सहायता करने के लिए तैयार है, तो फिर श्रमिक सोवियत रूस के प्रभाव में क्यों जाएंगे, सामाजिक क्रांति के प्रभाव में क्यों जाएंगे। यहाँ पर तो आम के अमर गुठलियों के दाम भी, और संवैधानिक में आप छोटे राज्य की जगह बड़े राज्य की स्थापना, इस प्रकार से देखते हैं इसका प्रभाव। अब जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं आपके सामने रख देता हूँ, और वो प्रश्न जो 2013 में पूछा, बहुत सीधा सा प्रश्न, बहुत सीधा सा प्रश्न है। क्वेश्चन ये है कि 1929-30 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी कारण बताइए, बताइए। इसके समाधान के लिए, इसके समाधान के लिए, इसके समाधान के लिए कौन से कदम उठाए गए थे, इसके समाधान के लिए कौन से कदम उठाए गए।
इसके समाधान के लिए कौन से कदम उठाए गए? 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी का कारण बताइए, इसके समाधान के लिए कौन से कदम उठाए गए थे? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको एक पूछा हुआ है और 2013 का इसमें और सेट कर रहा हूँ आपके लिए। इसको तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट है, आप हमारे मैटर में भी देखोगे, आपकी यहाँ जो पीडीएफ फॉर्म में आप देख रहे हो उसमें भी देखोगे, कारण वही 4-5 कारण है और 4-5 उपाय हैं उसके, उनको आप लिख डालोगे और संभवतः इसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा, मैंने लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन मैं फॉर्म कर रहा हूँ आपके लिए कि 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने न केवल समकालीन अर्थव्यवस्था अपितु समकालीन राजनीति को भी प्रभावित किया। परीक्षण आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अभी आप उत्तर नहीं कर सकते क्योंकि अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया या आर्थिक नीति में क्या परिवर्तन लाया, पूंजीवाद के व्यवहार को कैसे बदला, वो तो अब आप समझें, लेकिन राजनीति को कैसे प्रभावित किया ये आप कल समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको फासीवाद और नाजीवाद का प्रभाव भी दिखाना होगा। अब अगला टॉपिक हमारा फासीवाद और नाजीवाद का होगा, उसी के साथ हम द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से हम फासीवाद नाजीवाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कल टॉपिक आपका करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें।